ईरान इजरायल युद्ध को लेकर घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। पहले खबर आती है कि ईरान कुछ शर्तों के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने को तैयार है, लेकिन तुरंत ही ईरान की ओर से सफाई आ जाती है कि उसने दरअसल ये ऑफर युद्ध शुरू होने के पहले अमेरिका को दिया था। अब तो युद्ध हो गया, अब इस ऑफर का कोई मतलब नहीं है। तो क्या माने, ईरान युद्ध को लेकर झुकने को क्या वाकई में अब तैयार नहीं है और इजरायल और अमेरिका पर इसी तरह से हमले जारी रखेगा, हमले झेलेगा भी? देखिए, सुलह सपाट को लेकर भी अभी कोई गुंजाइश है या नहीं, इस पर भी स्थिति साफ नहीं है। वहीं खबरों के मुताबिक इजरायल अमेरिका ने अब तक ईरान में 5000 से ज़्यादा बम गिराए हैं और 20 ईरानी वॉरशिप्स को तबाह किया है। वो लगातार दावा कर रहा है कि हमने ऑलमोस्ट उनकी नेवी पूरी तरह से ख़त्म कर दी है, बस अब कुछ ही दिनों की बात रह गई है। हालांकि ट्रंप साहब ने खुद ही कहा था कि कुछ हफ्ते ये युद्ध चल सकता है। बहरहाल वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है और जो मध्य पूर्व के 9 देशों में बने अमेरिकी बेसिस पर उसने हमले किए हैं, वो लगातार हमें खबरें बीच बीच में रह रहकर सुनाई दे रही हैं। वहीं भारत ने इजरायल और अमेरिका के हमले के में मारे गए आयतुल्ला खामनेई की मौत पर अब जाकर संवेदना जाहिर की है, जो हमने आपको खबर भी दिखाई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री दिल्ली में स्थित ईरान के दूतावास पहुंचे, शोक प्रकट किया, संवेदना जाहिर की और जो शोक रजिस्टर है उस पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिमी एशिया में अस्थिरता पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि युद्ध को ख़त्म करने में ही सबकी भलाई है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। तो शुरुआत में जो लग रहा था कि भारत ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है इस मामले में, अब हम संवेदना भी जाहिर कर रहे हैं, बातचीत की भी बात कर रहे हैं, शांति की भी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जरा इसे पहले सुनिए आप। भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आर.एस. पांडे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पेट्रोलियम सचिव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भी आप जाने माने जानकार हैं और ऊर्जा मामलों के तो आप बहुत बड़े स्तंभकार टिप्पणीकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पांडे सर आपका हमारे शो पे। सर, आपकी नज़र में अभी फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या स्थिति है सर, और बेहतरी की तरफ कोई संकेत मिल रहे हैं सर वहाँ से या नहीं? अभी तो बेहतरी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से आना जाना बिल्कुल जीरो तो नहीं है, लेकिन करीब करीब बंद है, क्योंकि 80 टैंकर्स जाते थे तो उसमें 2 ही जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ईरान ने तो धमकी दी है कि कोई जाएगा तो उसको तकलीफ होगी। अमेरिका ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि उनको प्रोटेक्शन दें, लेकिन अब कब प्रोटेक्शन मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये स्पष्ट नहीं है। इंश्योरेंस के रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं। मिला जुला के हॉर्मुज से करीब करीब आवाजाही बंद है। तो अभी अमेरिका ने भी कहा है कि हम इसको लंबा चलाएंगे, हमले जारी रखेंगे। ईरान भी छोड़ने के मूड में नहीं है, वो ऑयल इंस्टॉलेशन को तकलीफ दे रहा है। इराक में गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी बंद हो गई है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, पोर्ट्स पर और रिफाइनरीज पर। तो अभी तो कोई संकेत नहीं है कि जल्दी समाधान निकलेगा, लेकिन अब देखें कैसे चलता है। गैस की दिक्कत को लेकर सर काफ़ी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। चलिए, हमारे पास तो स्ट्रेटेजिक रिजर्वॉयर है अपने तेल वगैरह का, लेकिन एलएनजी और गैस शॉर्टेज को लेकर ज़्यादा चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। तो क्या भारत में दिक्कतें आनी शुरू हो गई सर इसको लेकर, और विकल्प क्या है? आप सही कह रहे हैं। तेल से ज़्यादा स्थिति गैस की शोचनीय है, क्योंकि गैस का तो आधा करीब 40-45% हम कतार से लेते हैं और पेट्रोनेट कतार के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है।
और कतार ने बंद कर दिया है, फोर्स मैज्योर क्लॉज इन्वोक कर रहा है, उसकी फैसिलिटी पर अटैक हुए हैं। तो अगर ये बंद हो गया, और बंद हो ही गया है, तो गैस की किल्लत तो हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव स्पॉट मार्केट से ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कुछ और खरीद सकते हैं। दाम ज्यादा बढ़ेंगे, कुछ प्रायोरिटाइज भी करनी होगी। अब पाइप गैस सप्लाई को तो दिक्कत नहीं होने देगी सरकार किसी भी हालत में। तो और जो उसके इस्तेमाल हैं इंडस्ट्रीज पर, उस पर थोड़ा असर पड़ेगा। तो ये बात सही है कि गैस की स्थिति ज्यादा शोचनीय है तेल से। तेल पर भी असर पड़ेगा, दाम बढ़ रहे हैं। अगर ये जारी रहा हालात तो दाम और बढ़ेंगे। और स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो हमारे पास हैं, तो अभी फिलहाल तो चिंता नहीं है, लेकिन दाम की चिंता हो सकती है। लेकिन हमने बड़ी मुश्किल के दिन पहले देखे हैं। अच्छा। 2008 में जब मैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी था तो $147 पर बैरल दाम चला गया था। अभी 2022 में यूक्रेन युद्ध हुआ, तब भी दाम काफी चढ़ गए थे। 147 तो नहीं हुए थे, लेकिन 124-25 चले गए थे। अभी तो 100 भी नहीं पहुंचे हैं। तो दाम इतने नहीं चढ़े हैं, 80 के आसपास है। लेकिन अगर चला लंबा और हॉर्मुज नहीं खुला, प्रोटेक्शन जो अमेरिका कह रहा है वो नहीं मिला, तो दाम भी चढ़ सकते हैं तेल के भी। और गैस की स्थिति तो ज्यादा खराब है ही। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बहुत दिक्कत होगी। हम लोग तो आदी हैं, दुनिया भी आदी है। मैं वही आपसे समझना चाह रहा सर कि हमारे पास विकल्प क्या है, क्योंकि हमें जो पता चल रहा है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अमेरिका, रूस और पश्चिमी अफ्रीका से थोड़ा सा वैकल्पिक एलएनजी कार्गो मंगाने की कोशिश कर रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ से वो तैयार भी हो गए तो भारत पहुँचने में कम से कम 20 से 30 दिन का उसमें समय लगेगा। और इधर गैस की फिजिकल किल्लत औद्योगिक क्षेत्र में बताया जा रहा है कि शुरू हो गई। तो अगर 7-8 दिन 10 दिन और चला सर, तो इसका असर आम जनता, बिजली उत्पादन पर भी क्या दिखेगा? और जैसा आप कह रहे हैं कि पहले भी हमारे पास संकट आया था लेकिन हमने दिक्कत नहीं होने दी, वो कैसे नहीं होने दी? उसकी स्ट्रेटेजी अभी है हमारे पास या नहीं? स्पॉट से खरीदेंगे। अच्छा। अब स्पॉट से खरीदने में तो यूरोप भी खरीद रहा है स्पॉट पर, हम भी खरीदेंगे, तो दाम चढ़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इंडस्ट्री को थोड़ा कम करेंगे देना, डोमेस्टिक यूजर्स को कम नहीं करेंगे, तो थोड़ी किल्लत तो होगी, लेकिन निपटेंगे जरूर। ऑस्ट्रेलिया से और लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से ऐसे भी लेके आ रहे हैं। तो हालात तो हैं, और सरकार भी इस पर लगी होगी जरूर, आई एम श्योर। तो इसमें कुछ इसका रास्ता निकलेगा, लेकिन स्थिति तो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। राइट सर। तो आपने बताया कि स्पॉट से खरीदने का एक विकल्प है, बट ओवरऑल आपके अपने अनुभव से सर, अब क्योंकि सारी की सारी नज़रें जो हैं वो अमेरिकन प्रोटेक्शन पर जा चुकी हैं। आपने भी कहा 2-3 बार इसका जिक्र किया आपने कि अगर अमेरिका प्रोटेक्शन देता है तो संभवतः, आपको लग रहा है सर कि अमेरिका प्रोटेक्शन देने की स्थिति में है? और कब तक वो प्रोटेक्शन शुरू हो जाना चाहिए? दिक्कत तो है प्रोटेक्शन देने में भी, उनके कानून भी कुछ ऐसे हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट हो रहे हैं ये भी है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ अलग अलग चीजों में एडवर्स ही आ रहा है सरकार के, तो वो भी दिक्कत है। और ये लोग जाएंगे नहीं, प्रोटेक्शन देने पर भी कौन जाएगा, इतना रिस्क लेगा, ये कहने की बात। और इंश्योरेंस प्रीमियम भी काफी बढ़ गए हैं। अमेरिका तो कहता है कि हम सब्सिडाइज करेंगे उसको, अमेरिकन कंपनी के माध्यम से इंश्योरेंस रेट को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो अगले एक हफ्ता देखने की बात होगी। अमेरिका भी कोशिश करेगा कि उसकी डोमेस्टिक स्थिति भी ऐसी है कि वहां भी इन्फ्लेशन रोकना है, वहां भी पंप पर लोगों को सही दाम पे मिले। तो अमेरिका भी चाहेगा कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट में है, दुनिया के इंटरेस्ट में है कि किसी न किसी तरह से ये हॉर्मुज का स्ट्रेट जो है वो पूरी तरह से बंद ना हो। ये कोशिश तो अमेरिका करेगा, लेकिन अगला 3-4 दिन वॉच करने की स्थिति होगी। सर बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आखिरी सवाल बस पूछ रहा हूँ, क्या सलाह देंगे सर गवर्नमेंट को, नीति नियंताओं को इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, खासतौर से गैस की अगर किल्लत बढ़ी तो? वो लोग लगे होंगे जरूर, सलाह की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं
जी। कि ऐसे हालात में क्या करना होता है। तो स्पॉट खरीदना ही अब जरूरी है। और जहां से हम ले रहे हैं, ये कातर छोड़ के आधा लेते थे वहां से, तो आधा तो कहीं और से आ ही रहा है, और 50% तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही है। बाकी जो इंपोर्ट करते हैं आधा, उसमें करीब आधा आधा से थोड़ा कम कातार से लेते हैं। तो कातार वाली दिक्कत है। तो अब जो जितना है उसमें मैनेज करेंगे, थोड़ा प्रायोरिटाइज करेंगे। वो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बनानी होगी। अब सेरामिक वगैरह को लास्ट प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले तो पीएनजी सीएनजी को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद फर्टिलाइजर है, पावर है। तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आधा तो हम अपने स्रोत से ही चलाते हैं, ठीक, और राइट सर। जो है उसमें भी 60% दूसरे स्रोतों से इंपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा एक्सपोर्ट वगैरह पर ध्यान हो जाए, और होगा ही, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और जब युद्ध के हालात हैं, ऐसी कमी है, तो जनता भी समझती है, कभी ना कभी तकलीफ थोड़ी होती है, वो हम सब बिल्कुल बर्दाश्त सर, करते हैं। बिल्कुल सर, पहले आपने भी बिल्कुल हुआ सही था, कहा। अब भी होगा, तो निपटेंगे। राइट सर, बिल्कुल आपने सही कहा। ये कोई एक्सक्लूसिव भारत के लिए हालात नहीं है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। तो हमें अपनी बस रणनीतियाँ बनानी हैं। जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भारत सरकार इस वक्त इस बात पर होमवर्क संभवतः शुरू कर चुकी होगी कि प्रायोरिटाइज सेक्टर्स को कैसे किया जाए। अगर कोई संभावित किल्लत आती है तो प्रायोरिटी बेसिस पे घरों की सप्लाई को स्वाभाविक रूप से पहले प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो औद्योगिक क्लस्टर्स हैं उनकी अहमियत के हिसाब से फिर प्रायोरिटीज़ तय की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर, आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी।